हम पढ़ेंगे भारत की महान विभूतियां। आज का पाठ है चंद्रगुप्त मौर्य। पाठ है चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय यूनानी सम्राट सिकंदर अपनी विजय पताका फहराकर भारत से लौट चुका था। सिंध, पंजाब तथा सीमा प्रदेश का शासन उसने अपने यूनानी अधिकारियों के हाथ में दे रखा था। विदेशी अधिकारियों का शासन अत्याचारपूर्ण था, अतः प्रजा अत्यंत दुखी और असंतुष्ट थी। सिकंदर के आक्रमण का विरोध करने में भारतवासी सफल भले ही ना हो सके थे, लेकिन उनके मन में अपने देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा बराबर बनी रहती थी। यूनानी अधिकारियों के अत्याचार से विरोध की यह आग और भी भड़क उठी। उनको आवश्यकता थी तो केवल एक ऐसे नायक की जो इन्हें दिशा निर्देश दे सके और उनका पथ प्रदर्शक बन सके। संयोगवश चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साहसी और महत्वाकांक्षी युवक का इन्हें नेतृत्व मिल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को संगठित कर एक सेना का निर्माण किया। सेना की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत भूमि से बाहर निकाल दिया और अपनी राजसत्ता स्थापित की। इस विषय से चंद्रगुप्त मौर्य में विश्वास और उत्साह का जन्म हुआ। फलस्वरूप उसने एक विशाल सेना संगठित की और मगध साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई। मगध का शासक नंद राजा घनानंद युद्ध में मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात यह अनुभव किया कि संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। धीरे धीरे बंगाल तथा मालवा आदि पर चंद्रगुप्त ने अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ। यूनानी और भारतीय सेना में घमासान युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त की विजय हुई। अपनी पराजय मानकर सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी। संधि को सुदृढ़ बनाने के लिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में मध्य एशिया से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाहुबल और अदम्य साहस से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। जैन जनश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त एक ऐसे गांव के प्रधान की कन्या के पुत्र थे जहां मयूर पोषक निवास करते थे। इस कारण उनका वंश मौर्य वंश कहलाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नेपाल की तराई में पिपलीवन नामक एक स्थान था। यहाँ क्षत्रिय जाति के लोग निवास करते थे। इन्हें मौर्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त के पिता इसी जाति के प्रधान थे जिनकी किसी शक्तिशाली राजा द्वारा हत्या कर दी गई थी। अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए इनकी माता अपने संबंधियों के साथ कहीं अन्यत्र चली गई और राजवंश से गुप्त रखा। कालांतर में कौटिल्य चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा पूरी हो सकी। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य का शासन प्रबंध अत्यंत संगठित था। उन्होंने जिस शासन प्रणाली को अपनाया वह भारत के भावी शासकों के लिए आदर्श बन गई। शासन व्यवस्था मुख्यतः 3 भागों में विभक्त थी: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। शासन की सर्वोच्च शक्ति सम्राट के हाथ में थी, लेकिन प्रजा का अधिक से अधिक कल्याण करने के उद्देश्य से मंत्रियों, परामर्शदाताओं तथा अन्य पदाधिकारियों की व्यवस्था थी। शासन विभिन्न विभागों द्वारा चलाया जाता था। प्रत्येक विभाग के प्रमुख को अमात्य कहा जाता था। आंतरिक शांति एवं व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था। पुलिस के सिपाही को रक्षण कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। उन्होंने यातायात के साधनों की समुचित व्यवस्था की, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं तथा धर्मशालाएं बनवाई, सिंचाई हेतु अनेक तालाब और कुएं खुदवाए। उस समय उनके शासनकाल में बनी सुदर्शन झील बहुत प्रसिद्ध थी। रोगियों की चिकित्सा के लिए अनेक औषधालय खोले गए थे।
भोजन सामग्री की शुद्धता की जांच हेतु निरीक्षक थे। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु उनके शिक्षालयों की स्थापना की। उसने शिक्षालयों की स्थापना की। शिक्षा व्यवस्था का दायित्व सीधे प्रधानमंत्री का था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का बड़ा विशद वर्णन किया है। इस काल में भारत का बहुमुखी विकास हुआ। कृषि, व्यापार एवं ललित कला आदि के सम्यक विकास हेतु शासन द्वारा अनेक सुविधाएं दी जाती थी। उस समय प्रजा की नैतिकता उच्च कोटि की थी। उस काल की शासन व्यवस्था वस्तुतः एक आदर्श थी। लगभग 24 वर्ष राज्य का सफल संचालन करने के पश्चात सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को शासन का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं कुछ वर्ष साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने हेतु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरी पर्वत पर रहे। यही 298 ईस्वी पूर्व में उनका निधन हो गया।